स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का। उम्मीद कि आप लोगों का पेट पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आइए जीएस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और आंसर जानते हैं। हम लोगों का संभावित आंसर देखो, हम लोग आंसर आपको बता रहे हैं, लेकिन दो चार आंसर इधर हो सकते हैं जो आयोग अपना माने, लेकिन अगतन यही आंसर सही होंगे। आइए जीएस पर हम लोग बात करते हैं। पेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी, उम्मीद की जो सीरियस छात्र थे उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, या जो नहीं थे उन्हें एक अनुभव मिला, जरूरी भी था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल ईवी 122 का सफल परीक्षण किया है? तो तुर्की देश ने किया है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। जीएस के अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 7, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। कहीं कहीं सुखमोय लिखा रहता है, लेकिन सुखमय चक्रवर्ती सही आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है आपका कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त इस पुस्तक के लेखक हैं। ये बहुत ही आसान और सरल सवाल है जो हमेशा लगभग आयोग कई बार इसको पूछता है प्यारे साथी। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार अस्तित्व को दर्शाता है। तो वो है आपकी संघवाद, फेडरलिज्म, जो एक से अधिक सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12, रेगिस्तानी पौधे निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य होता है? बड़े चपटे पत्ते, चमकीले रंग के फूल, उथली जड़ें, जल भंडारण के लिए मोटे तने। तो इसमें अगतन जो है इसका आंसर डी हो सकता है, या हो सकता है आयोग ए भी माने। यहाँ थोड़ा सा डाउट है, पर ये मानो कि मुझे तो यही डी ऑप्शन लग रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ आंसर बदले। लेकिन फिर भी आप मान चलो कि इसमें 70% से अधिक संभावना डी आंसर ही होगा, क्योंकि ऐसे सवाल वो आयोग अपने अनुसार कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 सबसे आसान, 27 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल रहा है। अगले जीएस के सवाल पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका है 14 कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया है? 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत ने 1983 में विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला जीएस का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही शानदार रहा प्यारे साथी। उम्मीद की आप लोगों ने मुस्कुरा के किया भी होगा, क्योंकि आंसर जिस तरह से प्रश्न आया है, जो लोग कहते थे कि आयोग ऐसा करेगा, नहीं, बहुत ही सरल सवाल दिया है। ये प्रश्न नंबर बिल्कुल ज्योग्राफी का सबसे बेसिक सवाल देखो। अब इससे उम्मीद है इससे ज़्यादा बेसिक, क्योंकि तैयारी करने वाला हर छात्र इस सवाल को जानता है। मैं आपको कहूँ कि ये कोई विशेष है तो कोई विशेष नहीं है। भारत अपनी भू सीमा को कितने देश के साथ साझा करता है? 7 देश। क्योंकि पूरा तो 9 देश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें माना जाता है कौन सा? तो केवल लैंड, देखो लिखा है ना लैंड, क्योंकि भू सीमा की बात कर रहा है। कुल 9 देश, जिसमें जलीय सीमा भी जोड़कर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर होगा आपका 7 ही। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप देखिए, पॉलिटी का सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है, बस ध्यान से आपको इसको पढ़ लेना है। धन विधेयक के संदर्भ में क्या सत्य है? तो पहला है कि इसे संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है, जो कि गलत है। दूसरा है इसे संसद के किसी सदन में पेश नहीं किया, ये भी गलत है। तीसरा है इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये भी गलत है। चौथा, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यही सही है, क्योंकि अनुच्छेद 109 यही कहता है और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न आपका जीएस का है 2000। अगले प्रश्न पाते हैं। भारत में विकास एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? 1991 में आपकी पीवी नरसिम्हा सरकार जब थी, तो उसी समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लाई गई थी। अगले सवाल पर आते हैं कि प्रश्न नंबर 24 है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक रूप में गिना जाएगा? तो ये हो सकता है 139, एक युगल गिना जाएगा, या 140 भी आयोग इसका मान सकता है, लेकिन 139 संभावित आंसर हो सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पॉलिटी का सबसे ही खूबसूरत और सरल सवाल बिल्कुल है ये।
प्रश्नकाल के और दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल को क्या कहते हैं? शून्य काल। क्योंकि प्रश्नकाल के तुरंत बाद के काल जो आते हैं उसको हम लोग शून्य काल कहते हैं। तो 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 बजे का समय शून्य काल का होता है। अगला प्रश्न है जीएस का, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेसिक सवाल है, सब छात्र को जानना चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा था मेरे साथी, विश्वास करो एक ही किताब पर्याप्त है, उसका नाम है लूसेंट। अगर आपके पास स्वयं की पढ़ी हुई नोट्स नहीं है, आप ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, तो एक ही किताब बेहतर है, लूसेंट। और आप मिला लीजिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं गए होंगे। अगर नोट्स हैं तो उससे भी आपके मिले होंगे। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि इस गिरनार अभिलेख में 4 शासकों का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग जीएस का। और कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ये देखो प्रश्न नंबर 28, बहुत ही बेसिक। मैंने अपने सभी छात्रों को खूब बेहतर इसको पढ़ाया था, रटाया भी था कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958। और मैंने बताया था इसी समय स्थापना नासा की भी हुई थी, 1958 ही। अगले सवाल पर चलते हैं कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा को संतुलन किसके द्वारा और नियंत्रित किया जाता है? तो सेरेब्रम के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, उसी के द्वारा इसे कंट्रोल करते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला जीएस का प्रश्न हम लोग देखते हैं और कौन सा प्रश्न आया है। तो जीएस के सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इस स्लाइड में नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, ये प्रश्न नंबर 36 देख सकते हैं कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया? मॉरिशस में। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब इससे ज़्यादा बेसिक की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। देख रहे हैं, जैन धर्म हमेशा जैन बौद्ध पूछता ही है, पूछा भी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा था, उनका प्रतीक क्या था? तो उनका प्रतीक था सर्प फन, और महावीर स्वामी का सिंह था। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, तो ये कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा 129 और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा 215। ये सब हम लोग खूब बेहतर रूप से रटते हैं क्लास में और पढ़ते हैं ताकि सवाल बिल्कुल सही रहे। जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? कनाडा की। आप सभी जानते हैं, करंट में खूब चर्चा में रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन से सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो पंजाब। देख रहे हैं इस समय भयावह त्रासदी भी है पंजाब में। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 41 नंबर, देखिए, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा? तो इसको लिखा था कॉलिन क्लार्क के का कार्य है, जो बहुत ही मशहूर है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986, राजीव गांधी सरकार। सबसे ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम माना जाता है 1986 का। अगले प्रश्न पर आते हैं। और कौन सा प्रश्न है, ये देखो, बौद्ध धर्म से भी बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 44 कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं दी गई हैं? तो पारंपरिक शिक्षाएं सुत्त पिटक में। त्रिपिटक क्लास में इसे हम लोग इतनी बार रटते हैं, यही होता है ऑफलाइन क्लास की जो बेहतर स्वरूप, जिन्हें आप खूब बढ़िया याद किए होंगे और तैयार हुआ होगा। जब प्रश्न को सही गोला भरे होंगे तब आपको लगा होगा कि क्लास आने के क्या फायदे होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जीएस का और सा प्रश्न हम लोग चेक करते हैं और कौन कौन सा आयोग ने प्रश्न पूछा है। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के मध्य? तो मिस्र के मध्य। ये भी करंट भी बहुत ही अच्छे स्तर पे पूछा गया है। विभवांतर को मापने का उपकरण कौन सा है? तो वो है आपका वोल्ट मीटर। साइंस को भी बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल पूछा है आयोग ने। प्रश्न नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से खारे पानी के लिए अनुकूल है? ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है। मैग्रो, ये सब प्रीवियस ईयर आयोग ने पूछा है, इसको कई बार पूछ चुका है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्यारे साथी कि पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर खूब लगाओ। लेकिन थोड़ा सा आप लोग गुमराह होते हो, लेकिन काफ़ी छात्र जो लगाते हैं उनका सवाल सही भी होता है। अगले सवाल पर प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो हमारी प्राण ही है क्या? कृषि। इसी के भरोसे तो पूरे देश की इकोनॉमी थी।
प्रश्न नंबर 68, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, तो वहां पर सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, बांग्लादेश में यमुना कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 70 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है? तो वो हैं आपके मुरलीकांत राजाराम पेटकर। अगले सवाल पे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी प्रश्न को पढ़कर खुशी हो रहे होंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सॉल्व कराकर कि खुशी इसलिए हो रही है कि पढ़ाए गए सवाल आए हुए हैं, और इसलिए भी और खुशी हो रही है कि आपके भी सही हुए हैं। तो जब छात्रों के प्रश्न सही होते हैं तो वास्तविक में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि छात्र हमारे सभी बिल्कुल अपने सवालों को सही ढंग से सही समय पर उचित गोला भर ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 86 यूपी स्पेशल का सवाल है और बहुत ही खास, ये भी प्रीवियस ईयर का है। रसिया गीत किस राज्य की क्षेत्रीय गीत है? तो राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 87 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आप सभी नाम जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को कांग्रेस की त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने किया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा। खूब मशहूर सवाल है। प्रश्न नंबर 57, देखो संघ की कार्यपालिका से लगातार सवाल आ रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो पद के रूप में धारण करता है, जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर चुनाव का पात्र होगा। कौन? राष्ट्रपति। तो अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माच किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है क्या? माच। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं जीएस का, और कौन सा है? प्रश्न नंबर 63, देख रहे हैं कितना ही बेहतर और खास प्रश्न है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। हर छात्र जो भी वनडे की तैयारी करता है वो सब इन प्रश्नों को जानता है। अगर अब मैं ये कहूं कि नहीं सवाल ऐसे थे वैसे, कुछ भी थे पर बहुत आसान थे और आप सभी ने सही किया होगा। जीएस इस बार बिल्कुल अच्छे रूप में आया है। छांदोग उपनिषद स्पष्ट रूप में किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ये प्रमुख करता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रमों को उल्लेखित करता है। सबसे प्राचीन उपनिषद यही है, छांदोग। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है जीएस का? तो हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत ही बेहतर रहे हैं और अब इससे ज्यादा अगर आप सोच सकते हैं कि अगर ये मन में सोच रहे हो कि इससे ज्यादा आसान आना चाहिए, तो फिर आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अब आयोग इससे ज्यादा सरल नहीं प्रश्न पूछेगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न है कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया, किसका? एसोचैम का। किसका? नैस कॉम का। नैस कॉम का उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 91, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया अगस्त 1942। बहुत ही मशहूर सवाल है ये इतिहास का। इतिहास हमेशा ज्यादा आता है, मैंने कहा भी था इसके, अगर हमारी सबसे पहले की कार्यशाला सुना होगा आपने तो मैंने कहा था हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और आए भी हैं, आपके सामने है। किस देश ने छोटे अक्षर सत्यपूर्ण इकाइयों के विभाजन के लिए शब्द दर्शाता है? तो उसको हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, वाल्कनीकरण। वाल्कनीकरण। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? सबसे फेमस सवाल, रास बिहारी बोस ने जब ये भारत छोड़कर गए थे सिंगापुर में इन्होंने ही सौंपी थी इनके द्वारा। प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह गर्मी को शोषित करता है, क्योंकि इसमें अवस्था परिवर्तन होती है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन है, क्योंकि यह अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 की स्वशासन संस्था है नगर पालिका। बहुत ही मशहूर सवाल रहा है और ये भी प्रीवियस ईयर है, आप देखेंगे अगर तो ये भी सवाल कैसे हैं, प्रीवियस ईयर। अब प्यारे साथी इस पेपर को देख करके ये लग रहा है कि मेरिट जो जितनी भी जाए उसमें आप उम्मीद है अगर आपका जीएस के अलावा, अब जो मुझे डाउट है वो आपके डीआई पर, अगर डीआई बेहतर हुआ किया होगा आपने,
हिंदी उम्मीद है सभी छात्र का अच्छा हुआ होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। डीआई जिन छात्रों ने बेहतर किया होगा, और जीएस तो स्वाभाविक है वो बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे, सब लगभग 65 प्लस स्कोर में रहेंगे जिस तरह से सवाल आया हुआ है। तो ये मैंने आपको दोनों देख लेना, इसके पहले मैंने शिफ्ट 1 और ये शिफ्ट 2 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।